तीन आदमी मिलकर इतने बड़े देश का चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो ये तीन गवर्निंग बॉडी होते हैं, मतलब ये तीन ही कंट्रोल करेंगे, इसके अंडर बहुत लोग होते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने वाले मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले कहते हैं हमारे सूत्रों से पता चला है कि फलाना आदमी जीत रहे हैं, इन जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों, और जब हार जाता है तो सवाल उठाता है ईवीएम ही गड़बड़ है। तो जब आप व्यवस्था के खिलाफ लड़िएगा ना तो आपको साइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बड़े राज्यों में 6% वोट लाना टफ है। यही कारण था कि आप देखे होंगे अरविंद केजरीवाल गोवा के इलेक्शन में जी जान लगाए हुए थे कि अगर इसमें कह रहा है कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें कह रहा है 5000 वोट है और आपको लग रहा है नहीं हमको 7000 मिला है, तो बक्सवा खुलवा लो ये वाला। ये 61वां संविधान संशोधन 1959 की 69 बोलते हैं इसको। 69 किसको बोलते हैं? 69 को, बस वही वाला 69 का ये है, 69 का ये। तो ये किसके तहत हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1969। तो एक सदस्यों से कितना सदस्य हो गया? 3 सदस्य। 3 सदस्य, तीनों के पावर सेम होते हैं, यानी पूरे देश का चुनाव 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है। समझ आ गया? 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है, जिसमें जो मेन होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी सबको निर्वाचन आयुक्त। जो मेन होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी 2 ठो को क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन। अब आप कहेंगे कि तीनों आदमी मिलकर, अब आप कहेंगे 3 आदमी मिलकर इतने बड़े देश का चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो ये 3 गवर्निंग बॉडी होते हैं, मतलब ये 3 ही कंट्रोल करेंगे, इसके अंडर बहुत लोग होते हैं। जैसे एक अकेला प्रधानमंत्री पूरा देश संभाल लेते हैं कि नहीं? तो क्या अपने कौन सी करते हैं? डिपार्टमेंट है कि नहीं है? उसी तरह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों वाला होता है, लेकिन उसके अंडर बहुत लोग होते हैं। तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो अपने से नीचे 2 लोगों को कंट्रोल करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो किसको जाके देगा? राष्ट्रपति को। अब बाकी उन दोनों लोग को देना है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को क्या दे देगा? त्याग पत्र दे देगा। बाकी किसको दे देगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सुरक्षा के लिए देखिएगा तो इन्हें महाभियोग के अलावा और किसी चीज से हटा नहीं सकते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। अब ये लोग किस किस चीज का चुनाव कराते हैं? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहला हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। दूसरा देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा का कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा। तीसरा देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद का चुनाव कराएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप फंसिएगा कहाँ क्वेश्चन में, समझिए। पहली बात कि पीएम और सीएम का तो चुनाव होता ही नहीं है, इनकी तो नियुक्ति होती है। पीएम और सीएम का इलेक्शन कहाँ होता है? इनकी तो नियुक्ति होती है। जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट पाएगा उस पार्टी के नेता को पीएम बनाया जाएगा, जो विधानसभा में जो पाएगा उस पार्टी के नेता को सीएम बनाया जाएगा। डायरेक्ट सीएम का तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता। तो पहला तो आप लोग यहाँ समझिएगा कि पीएम सीएम का इलेक्शन होता ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कराएगा क्या? दूसरा, निर्वाचन आयोग जो होता है ये पंचायत का इलेक्शन नहीं कराता है। पंचायत का इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अमूमन बच्चों को ये लगता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग सेंट्रल का इलेक्शन करा रही है तो ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का ठीक है। अमूमन बच्चों को ये लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की इन 2 ठो का इलेक्शन कराती होगी। ऐसा नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग इन 2 का इलेक्शन नहीं कराता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो राज्य निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। पंचायत का इलेक्शन राज्य निर्वाचन, नगर पालिका राज्य, नगर पालिका का भी राज्य निर्वाचन है, इसका भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराती है। तो 3 ठो का करा दी, 3 का नहीं करे। पीएम सीएम का तो होता ही नहीं है, पंचायत का नहीं कराएगी, नगर पालिका का नहीं। नगर पालिका का कौन कराएगा? अब पंचायत का, पीएम सीएम का होता ही नहीं, होता है? नहीं होता। तो देखिए, राज्य सरकार को अधिकार है कुछ मामले में इस पे अपने राज्य पंचायत अधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग का कानून बनाने के लिए। किसका?
राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। हालांकि केंद्र सरकार उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो जब भी राज्य कोई काम करेगी तो केंद्र वाला ज्यादा हावी हो जाता है। समझ में गया? निर्वाचन आयोग का मुख्य काम इधर समझ में आ गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कई काम हैं, समझते हैं हम लोग एक एक करके। निर्वाचन आयोग के काम, जो मुख्य काम है निर्वाचन आयोग का, एक चुनाव चिन्ह देना। चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह है। जैसे अभी किसी को कफन छाप देना है तो कफन छाप दे देगा कि आप इस पे कफन छाप पे उठिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कफन छाप पर उठिए। और उसके अलावा अगर मान के चलिए किसी को और चाहिए चुनाव चिन्ह, जूता, चुनाव चिन्ह जूता। समझ में आ गया? कोई चुनाव चिन्ह ले सकते हैं। सुअर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुअर, जूता, कफन, खटमल। समझ में गया? ये सब चुनाव चिन्ह कौन दे सकता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। समझ में गया कि नहीं? गदहा, चुनाव चिन्ह कौन दे सकता है? निर्वाचन आयोग। किसी को दिक्कत? तो चुनाव चिन्ह देना। यहाँ पर आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता, आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है भैया? आचार संहिता मतलब चुनाव के लिए नियम कानून बनाना। जैसे कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, चुनाव में कितनी गाड़ियां घूम सकती है, कितने पोस्टर लगा सकते हैं, ये सारा चीज का एक फिक्स नियम बना देना। नहीं, अगर इसको नियम नहीं बनाएगा तो अमीर इंसान चुनाव जीत जाएगा। जैसे वो कह देगा कि 40 ठो गाड़ी ही आपकी प्रचार में घूम सकती है, तो इससे क्या है ना कि 40 गाड़ी, क्योंकि बड़ा एरिया भी होता है, दुइयो गाड़ी करेगा तो नहीं ना होगा, तो 40 गाड़ी घूम सकती है। अगर छोड़ देगा कि भाई जिसको जितना मन है वो घुमाए, तो पता चला जो अमीर वाला है वो लगेगा 500 गाड़ी घुमाने, जहां तहां खाली होकर सुनाइबे करेगा। समझ में गया? खटमल छाप, खटमल छाप, अब की बार खटमल छाप, खटमल छाप, हर जगह होगा खटमल छाप, खटमल छाप जीत जाएगा। नहीं समझ आ गया? अब उधर गधा छाप हार जाएगा। इसलिए बेटर रहेगा 40 फिक्स कर देगा, इतनी गाड़ियां हैं। अब पता कैसे चलेगा कि उसको कितनी गाड़ियां घूम रही है? तो कौन 40 गाड़ियां हैं उनका नंबर लिखवाना पड़ेगा, वो नंबर प्लेट। और अब घुमाइएगा ना तो कोई आदमी उसका पूरे अपना ना, निर्वाचन आयोग अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करता है। अगर आपको लग गया कि नहीं इसका ये गाड़ी एक्स्ट्रा है, तो उसका नंबर आप फोटो खींच के भेज दिए, मिला लेगा कि जो 40 गाड़ी दी है उसमें से आपका गाड़ी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सील कर देगा गाड़ियां। समझा गया? और गाड़ी अगर आप प्रचार में घुमा रहे हैं तो पक्का बात है कि उसमें सजा के माइक मान के घुमा रहे होंगे। ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आचार संहिता को लागू करना होता है। चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार। वोट खत्म होने के इससे चुनाव खत्म होने के कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले आपको वो चुनाव प्रचार बंद कर देना है, यानी 2 दिन पहले बंद कर देना है। अगर संडे को इलेक्शन है तो फ्राइडे के दिन आपका लास्ट चुनाव प्रचार होगा। संडे के शाम तक अगर इलेक्शन है तो आप फ्राइडे के शाम तक प्रचार कर सकते हैं, यानी समाप्त होने के कितना देर पहले तक? 48। चुनाव प्रचार को क्या कर देगा? ये बंद करा देगा। क्या करा देगा? बंद करा देगा। ये सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये चुनाव कंडक्ट कैसे कराएगा तो देखते हैं। वो क्या करता है चुनाव आयोग? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, डीएम, तो जिला का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी कौन होता है? डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का सबसे बड़ा क्या होता है? चुनाव अधिकारी होता है। यानी सोच सकते हैं चुनाव आयोग जैसे चुनाव आचार संहिता लग गया, डीएम क्या आ गया? पावर में आ गया, और वो हो जाएगा अब आपका निर्वाचन अधिकारी। इन्हीं लोग का काम होता है आपके जिला, अपने अपने जिला में मतदाता सूची तैयार करा देना। किसके कहने पर? निर्वाचन आयोग के कहने पर। वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार है। किसी महिला का अगर अपने क्षेत्र से दूसरी जगह शादी हो गया तो उसका पुराना नैहर से नाम काट के ससुराल में जोड़ना किसका काम है? निर्वाचन आयुक्त का। किसका? निर्वाचन आयुक्त का। यही काम होता है निर्वाचन आयुक्त का। किसी का नाम निर्वाचन आयुक्त बिना कारण काट नहीं सकता है कि भाई तुम्हारा जाति अच्छा नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम बिहार से है, तुम यूपी से है, तुम महाराष्ट्र से। इस आधार पर, किसी भेदभाव के आधार पर निर्वाचन आयोग में नाम नहीं काटा जा सकता। निर्वाचन आयोग से नाम नहीं काटा जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? निर्वाचन आयोग से नहीं काट सकते। तो बताइए जिला में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम। अब आप सपोज कीजिए कि कोई जिला है, इतना बड़ा जिला है, ये कोई जिला है, ठीक है, तो इस जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम।
अब डीएम क्या करेगा ना, इस जिला को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा, समझ में गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, समझ में गया, ताकि वो भी बेचारा कंट्रोल कर सके। अकेले डीएम क्या क्या देखेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिला को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और इसे दे देता है रिटर्निंग ऑफिसर को। किसे? आरओ को दे देता है। किसे दे देता है? आरओ को दे देता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो डीएम के बाद सबसे बड़ा चुनाव में कौन आ जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। यहां देखो ध्यान से, रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोनो एगो गांव थोड़े है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी 4-8-10 गो गांव आ जाते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर फिर छोटे छोटे एरिया में अपने अपने पार्ट को बांट देता है, अपने अपने पार्ट को बांट देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिटर्निंग ऑफिसर तक समझ में आ गया? वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? 18 साल कंप्लीट हो गया। डेली डेली नहीं कर सकते हैं, साल में 3 या 4 मौका दिया जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि डीएम ही ये काम करते हैं, तो डीएम का काम बहुत ज्यादा होता है, तो वो जब इलेक्शन करीब आता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मौका दे देते हैं। तो देखिए, अब ये तो रिटर्निंग ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर अपने एरिया को और छोटे छोटे में बांटेगा और वो इसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसके? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सौंप देता है। किसे सौंप देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। किसे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो डीएम के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत मेन होता है। जो आपका एक स्कूल देखते हैं ना, जहाँ पे स्कूल में ना वोटिंग कराया जाता है, सरकारी स्कूल में वोटिंग कराया जाता है, तो वो किसके अंडर में रख लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके अंडर में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में रख लेता है। किसी को दिक्कत? तो पूरा स्कूलिया इनका इंचार्ज कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब किधर किस कमरे में वोटिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये तो पागले हो जाएगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी पागल हो जाएगा। एक कमरा में गया तो कुछ और, एक कमरा में गया तो कुछ और। तब क्या करेगा ये अपने नीचे, अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर होंगे। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। तो ये आरओ मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। आइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक पूरा कॉलेज किसके अंडर में है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अंदर का पोलिंग, हाँ, अरे नहीं जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होता है। अभी कहा तुम लोग चल गया पोलिंग एजेंट में? जो यहां देख रहे हो, यहां देखो, पोलिंग एजेंट ये सब का नहीं होता है। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर, ऑफिसर, यही लोग आपको अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में गया? यही देखने को मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाएंगे वोटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए पूरे एरिया का कौन हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। जो आपका पोलिंग बूथ है कॉलेज को बनाया जाता है, इंचार्ज कौन रहता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन ईवीएम में बटन दबाना, स्याही लगाना, आपका आधार नंबर नोट करना, वोटर आईडी नंबर नोट करना, आधार कार्ड चेहरा मिलाना, ये सब काम किसका होता है? पोलिंग ऑफिसर का। समझ में आ गया? आधार कार्ड मिलाना, पोलिंग ऑफिसर। आधार नंबर नोट करना, पोलिंग ऑफिसर। स्याही लगाना, पोलिंग ऑफिसर। ईवीएम मशीन में सप्लाई देना, ईवीएम मशीन में करंट सप्लाई नहीं रहता है, जब आप जाइएगा तब सप्लाई देता है। यहाँ पे मैं तो इसे जो धक 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 तो नहीं मार सकते हैं। एक बार सप्लाई देगा तो एक को वोट डाल सकते हैं, तो आप जाइए फिर दूसरी बार सप्लाई देगा। तो ये सारा काम किसका हो जाता है? पोलिंग अफसर का। यानी ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा काम किसका है? पोलिंग अफसर। तो पोलिंग अफसर एक गो नहीं रहता है, 3 गो रहते हैं सब। पोलिंग अफसर 3 गो रहेंगे। एक आपका आधार कार्ड मिला लिया, एक आपका आधार नंबर लिख के स्याही लगा दिया। समझ में गया? जैसे जाएंगे कमरा में तो यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, अपना पहचान पत्र, ये इतना नंबर में मेरी मतदाता सूची है, तो दिखा लेगा हाँ नाम है कि नहीं। टिक मार दिया, जाइए आगे। आगे जाएंगे तो नंबर 1 नोट कर लेगा आपका, इतना इतना जो आपका वोटर आईडी नंबर, हाँ वही वोटर आईडी नंबर है, उसको लिख देगा यहाँ पे। समझ में आ गया? वोटर आईडी नंबर लिख देगा और एगो स्याही पोत देगा। समझ में आ गया? वोट डालने से पहले पोत दिया, बिना वोट डाले अब निकलने नहीं देगा आपको। अब भले आप नोटा दाब के आइए। अब उसके बगल में जाएंगे तो वो क्या करेगा? आपका सप्लाई दे देता है। क्या दे देगा? सप्लाई दे देता है। उसके बाद देखो एक टेबल पे रखा रहता है ईवीएम मशीन, उसको साइड साइड से घिरा रहता है ताकि आप किसको वोट दिए ये पता नहीं चलता है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो दे दिया। तो पोलिंग अफसर कितने होते हैं? 1 2 3। PO1 PO2 PO3 बोला जाता है पोलिंग अफसर। उसे क्या कहेंगे? पोलिंग अफसर। किसी को दिक्कत? अब चुनाव में क्या होता है कि बहुत आदमी को कोई आइडिया नहीं रहता है, उसका नंबर है कि नहीं है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, पगला जाता है आदमी। तो चुनाव आयोग कहता है कि एक काम कर, प्रिजाइडिंग अफसर ये कहता है कि किसका किसका मुखिया कौन कौन यहाँ चुनाव में उठा है, विधायक जी सब अपना अपना एक आगो आदमी बाहर बैठाइए जो हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा वोटर आईडी मिलाने में, समझाने में कैसे कैसे क्या करना है अंदर वा, नहीं तो वहां जाके आदमी ज्यादा नहीं ना समझा पाएगा। तब यहां बैठाया जाता है पोलिंग एजेंट। क्या बनाया जाता है? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट ये जो होते हैं लोग, ये क्या होता है? प्राइवेट होते हैं। क्या होता है? प्राइवेट। समझा गया? पोलिंग एजेंट कोई वो बन सकता है। तो आप देखिएगा जब आप वोट डालने जाते हैं तो स्कूल के बाहर देखिएगा चादर बिछा के बैठल रहता है, एगो लिस्ट लेके, आइए चाचा हाँ चाहिए, लिस्ट वाले लेके मिलाते रहता है। यहाँ पे देखिएगा वो क्या रहते हैं? सब पोलिंग एजेंट लिस्ट लेके मिलाते हैं। सब क्या होते हैं? सब समोसा चाय नाश्ता ही रहता है, फ्री रहता है, और वो हेल्प करता है कि ए चाचा देखिए चाचा स्कूलिया में जाए के बाद और ब्लॉक बी में बात है बाएं मुड़ जाए, और ब्लॉक ए में बात दहीने मुड़ जाए, क्योंकि कमरा अलग अलग होता है तो उसमें कौन किधर खोजेगा, तो उससे अच्छा ब्लॉक मिडिल लेफ्ट राइट मिडिल बांट देता है इसे। तो इधर आप चल जाइएगा, इधर आप चल जाइएगा, सीक्वेंस बता देता है किस सीक्वेंस में आपको किधर वोट डालना है यहाँ पे, ताकि अंदर जाके इन लोगों को तकलीफ ना हो, इन लोगों को तकलीफ ना हो। तो बाहर कौन बैठा होता है? आगे बढ़े, क्या होते हैं? एजेंट यहाँ पे। अच्छा ये होता है पोलिंग अफसर। सबसे ज्यादा काम किसका है? आधार कार्ड मिलाना, पोलिंग अफसर। वोटर कार्ड आधार कार्ड आईडी मिलाना, पोलिंग अफसर। नंबर नोट करना, स्याही लगाना, पोलिंग अफसर। ईवीएम में पावर सप्लाई, पोलिंग अफसर। ये पोलिंग अफसर जानते हैं कौन होते हैं? सरकारी टीचर। इन लोग का कोई खास वैल्यू नहीं होता है। पोलिंग एजेंट। अब कोई पोलिंग एजेंट नहीं ना बैठ जाएगा, उसका भी आई कार्ड देना होगा ना, तो उस एरिया का जो उस कॉलेज है जो जिसमें वोट हो रहा है उसका हेड कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। तो प्रिजाइडिंग अफसर किसको बना देता? आई कार्ड किसके लिए बनाता है? पोलिंग एजेंट के लिए। तो पोलिंग एजेंट का आई कार्ड कौन बनाएगा? प्रिजाइडिंग अफसर। जहां वोट डाल रहे हैं वहां वोटर कार्ड पावर सप्लाई स्याही कौन लगाएगा? पोलिंग अफसर। जिस कॉलेज में आपका बूथ बनाया गया, बूथ इंचार्ज कौन हो गया? प्रिजाइडिंग अफसर। 10-15 प्रिजाइडिंग अफसर, 10-15 बूथ मिला के, यानी 10-15 कॉलेज मिला के एक एरिया बनाया जाता है, सब एरिया, उसका इंचार्ज कौन होता है? रिटर्निंग अफसर। और कई सारे रिटर्निंग अफसर को सामूहिक रूप से कहा जाते हैं डीएम के पास। यानी फाइनली वोट किसके अंडर में जाने वाला है? डीएम। किसके पास? डीएम साहब के पास जाने वाला है। किसी को दिक्कत? सभी टीचर क्या बन जाते हैं? पोलिंग अफसर। क्या बना देता है? पोलिंग अफसर। टीचर लोग को बड़ी शिकायत रहती है कि भाई पोलिंग अफसर ऐसे ही नहीं ना बना देता, बीपीएससी थोड़े है। चुनाव आयोग बहुत सख्ती से लेता है ना, 3 दिन पहले ट्रेनिंग देता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या देना है। ऐसे बिगड़ गया तो पिछली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गया था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में ऐसे हो गया, तो पुराना फीडबैक भी देता है। ये प्रॉब्लम हो गया था, एक आदमी वोट डालने आया, उसको बेचारा चक्कर आ गया, गिर गया, तो आप उसका पहले एक आदमी टीम रहेगी, मेडिकल टीम, उसको दिखाइए, लेकिन उसका ये देखिए कि वोटिंग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे उनको जहां जहां भेजना है भेज देगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंचार्ज बना देगा, आप प्रिजाइडिंग अफसर है। अभी बताओ, कोई गन्ना विभाग में था, लकड़ी की कुर्सी पे एक छोटा सा ऑफिस में बैठल रहता था, कोई पूछता नहीं था, किसान आगे पूछता था गन्ना बेचाई, उसको इसने क्या बना दिया? प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिजाइडिंग अफसर। और गाड़ी के ऊपर लिख दिया प्रिजाइडिंग अफसर, 2 गार्ड दे दिया बंदूक से। निर्वाचन आयोग में डीएम है, तुरंत एसपी को कहेंगे प्रिजाइडिंग अफसर है, गार्ड दीजिए। यहाँ पे धाए धाए बंदूक ले लिया यहाँ पे। अब तो गन्ना विभाग का कर्मचारी कौन धांधली करेगा रे? यहाँ कौन धांधली करेगा? यहाँ पे वो कमरा में उड़ा दो। नहीं समझ आ गया? निर्वाचन आयोग कहां से लाता है? यही से नहीं लाता, केकरो पकड़ पकड़ ले आते हैं। समझ में गया? 2 दिन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर बनाएगा, वो आदमी का रुतबे चेंज हो जाएगा। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर चल जाएगा गन्ना विभाग में जाए चीनी बना वहां पे, कहीं कहीं से उठा ले आता है यहाँ पे। रिटर्निंग अफसर ये होते हैं, रिटर्निंग अफसर ये बड़े अधिकारी होते हैं, बीपीएससी पीसीएस लेवल के। किस लेवल के होते हैं? पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। एसडीएम, सीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। इन लोग का कहता है कि देखो भाई इलेक्शन हो रहा है, अपना अपना काम छोड़ो,
सब लोग इसमें लग जाओ, इसी में रह जाओ, लेकिन ट्रांसफर कर देता है इधर से उधर। जैसे मान के चलिए आप मुजफ्फरपुर जिला में है तो आपको भेज देगा भागलपुर जिला में, आप कानपुर में है तो उठा के भेज देगा गोरखपुर, चेंज कर देता है वहां पे, ताकि आप कोई पक्षपात न कर सके। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? वोट संपन्न हो गया। वोट क्या हो गया? संपन्न हो गया। पता चला ईवीएम में बिगड़ गया, हैंग हो गया ईवीएम, बैटरी काम नहीं कर रहा है, ईवीएम पे कोनो बोकर दिया जाके, वो ईवीएम पे जाकर बोकर दिया, ईवीएम में पानी घुस गया, ईवीएम शॉर्ट कर गया, जा तो क्या होगा? वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए कौन है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोनो बोकर दिया ईवीएम पे, धाए दे वो शॉर्ट कर गया ईवीएम, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? पोलिंग एजेंट से मतलब नहीं है इन लोग को, यहाँ पे पोलिंग अफसर को इधाए से बताएगा अपने बूथ इंचार्ज यानी उस कॉलेज के इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर को, ये बोलेगा रिटर्निंग अफसर को, रिटर्निंग अफसर डीएम को, डीएम साहब यहाँ ईवीएम पे एक आदमी बोकर दिया, ईवीएम में शॉर्ट कर गया, यहाँ पे जल गया, दूसरा ईवीएम भेजिए। डीएम साहब तो तुरंत किसको बोलेंगे? सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक्स्ट्रा ईवीएम लेके जाएगा फटाक से, रिटर्निंग अफसर से साइन कराएगा, ईवीएम नंबर इतना रिजेक्ट ड्यू टू कोनो बोकर दिया समझ आ गया? रीजन लिखेगा, उसके जगह पे दूसरा ईवीएम नंबर इतना 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 ये है यहाँ पर, यहाँ पे, उसके बाद उसी पे साइन किसका होगा? प्रिजाइडिंग अफसर, और फिर पोलिंग अफसर। खटाखट साइन हुआ, वहां पे उसको लगा दिया गया। अब जो खराब हुआ था उसे बक्सा में सील किया गया, किसके प्रेजेंस में? पोलिंग अफसर। उसकी क्या होगी? वीडियोग्राफी, वो सील करके रख दिया जाएगा, वोट हो जाएगा। यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट टेक्निकल काम के लिए होता है। किसी को दिक्कत? कितना सख्ती से इलेक्शन होता है समझा? एक हमारा बीपीएससी है, छोटा मैट्रिक से भी खराब एग्जाम लिया। आगे बढ़े, चलो ध्यान से समझो। पोलिंग अफसर समझ में आ गया? इसको हटा दें, मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं है। डीएम अपनी सहूलियत के लिए किसको रख लेता है? रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर बहुत मेन चीज होता है। 5 बजेगा तो ऐसे अपने अपने घरे चल जाएगा, चलो हो 1000 रुपया लाओ, हो चल दिया। कौन? पोलिंग एजेंट। इन लोग का तो ये सब काम नहीं है। अब काम आ गया पोलिंग अफसर। ये जो टीचर लोग थे, ईवीएम को समेटेंगे, उसे लॉक करेंगे, सील करेंगे। सील एक बार अगर खोलिएगा ना तो क्रैक हो जाएगा, अब दोबारा बंद नहीं होगा। इसका जो लॉक होता है, सील मोहर होता है, एक बार अगर आपने उसको बंद कर दिया तो दोबारा खोलेंगे तो टूट जाएगा। वो टूटना नहीं चाहिए। वोटिंग के दिन मीडिया को दिखाया जाता है कि टूटा नहीं है। और मीडिया के अलावा जो भी चुनाव में खड़े हैं लोग, पक्ष विपक्ष, उस समय तो किसी को पता नहीं रहता जीतेगा कौन, दोनों के वहां पे दिखाया जाता है कि देखिए हैं। तो सील पैक करके पोलिंग अफसर अपने अपने स्कूल कमरे से एक जगह ईवीएम को इकट्ठा करके किसे दे देते हैं? प्रिजाइडिंग अफसर। फिर प्रिजाइडिंग अफसर साइन करते हैं कि 22 गो ईवीएम मशीन कलेक्ट हुआ। ईवीएम नंबर 15 इस टीचर ने दिया, ईवीएम नंबर 16 इन्होंने दिया, ईवीएम नंबर इतना, बकायदा। ये नहीं कि इतना आ गया कौन किसका दिया, नहीं, ये टूट गया तो तुम जिम्मेदार है इसमें से। समझ में आ गया कि नहीं गया? सारा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। और वो किसके, कौन रिकॉर्ड तैयार कर पूरा फाइल बनाएगा? हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिसाइडिंग अफसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर गन्ना विभाग या कहीं कहीं से आया है, तुरंत फोन करेगा पुलिस एसपी को, तुरंत पुलिस थाना को कि हमें क्या दिया जाए? अतिरिक्त बल दिया जाए। तो आगे को पुलिस की गाड़ी, पीछे आई बैठ के पूरा गोदाम इसको लेके, अब पूरा सायरन बजाते हुए निकल 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 कहाँ जाएगा? रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर के पास आएगा। अब रिटर्निंग अफसर के पास तो अलग अलग पोलिंग बूथ से आ रहा है। पोलिंग बूथ इंचार्ज कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। वो उधर से लाया, इधर से लाया, इधर से, जैसे जैसे लाते जाएगा लिखेगा इतना बज के इतना मिनट पे गाड़ी नंबर इतना, पुलिस स्कॉट इतना के साथ साथ ये इतना बॉक्स हमें ईवीएम का प्राप्त हुआ। तब तक इधर से आएगा, इधर से आएगा। रिटर्निंग अफसर के पास ढेरे ईवीएम जमा हो जाएगा। रिटर्निंग अफसर के पास बहुत ईवीएम जमा हो जाएगा रिटर्निंग अफसर के पास। तो रिटर्निंग अफसर, अच्छा एक जिला में एक तो रिटर्निंग अफसर है नहीं, रिटर्निंग अफसर तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्या है रिटर्निंग अफसर। खटाखट शाम होते होते रिटर्निंग अफसर के पास बहुत सारा क्या लग जाएगा? ईवीएम। क्या लग जाएगा? ईवीएम। जब सारा ईवीएम लग जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अनाउंस करेंगे इस सारे ईवीएम को मेरे पास लाया जाए। अब अलग अलग एरिया से
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये रिटर्निंग अफसर ईवीएम लेके पहुंचना चालू करेंगे। अब डीएम पहले से तैयारी रहेंगे चारों ओर से। अब उसके बाद से पूरा ईवीएम किसके अंडर में आ गया? डीएम साहब के अंडर में आ गया। तो डीएम कहाँ रखेंगे इसको? स्टोरेज रूम, कहीं ना कहीं गोदाम में रखेंगे। तो देखेंगे कहाँ इसको रखा जाए। तो किसी कॉलेज स्कूल सरकारी रहेगा, बढ़िया कॉलेज रहना चाहिए, मजबूती वगैरह का व्यवस्था रहना चाहिए। तो उस कॉलेज में वो क्या करेंगे? रखवा देंगे। इसे कॉलेज है, ये यहाँ पे बिल्डिंग है कॉलेज की, ये कॉलेज की बिल्डिंग है। तो इसमें पहले से हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। और जैसे इसमें ईवीएम रखना है ना, इसमें ईवीएम रख दिया तो इसमें कंप्लीट 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा रहेगा। 24 घंटा क्या रहेगा? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बिना ये नहीं रह सकता। इसको कहा जाएगा स्ट्रांग रूम। क्या कहा जाएगा? स्ट्रांग रूम। इसके पूरे बाहर में पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। पूरे क्या रहेगी? पुलिस की सिक्योरिटी। सीआरपीएफ वाले, पैरामिलिट्री क्या रहेगी? क्या रहेगी वो? पैरामिलिट्री। कौन रहेगा? पैरामिलिट्री। इसके चारों ओर क्या रहेगी? पैरामिलिट्री। देखते हैं आते हैं लोग सीआरपीएफ वाले बंदूक लेके, पुलिस नहीं रहती हो, पैरामिलिट्री रहेगी यहाँ। इसके बाहर रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन रहेगी? पुलिस बाहर रहेगी। पुलिस को अंदर ही नहीं जाने देगा सभी। पैरामिलिट्री वाला पुलिस को अंदर नहीं जाने, चल चल बाहर बाहर बाहर। इलेक्शन के बाद आप उड़िएगा, अभी अंदर हैं। समझा के कि नहीं? पूरा का पूरा क्या रहेगा? स्ट्रांग रूम। और डीएम साहब कहते हैं कि तुमको अगर भरोसा नहीं है तो हम एगो इनमें कमरा बनवा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ एगो रेस्ट रूम बनवा देते हैं। जो जो लोगों का इसमें वोट है आके यहीं रहो लोग यहीं 1 हफ्ता 10 दिन जितना दिन रहना है। अपना किसी आदमी को ले आओ, यहीं रहो लोग, देखते रहो कि कोई अंदर तो नहीं जा रहा है। पूरा सीसीटीवी कैमरा रहेगा। कोई अंदर गया तो उसको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा, कौन अधिकारी था, कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे निकला, क्यों गया। अंदर तो जाने ही नहीं देगा किसी को। समझा गया? पूरी स्ट्रांग रूम रहेगी। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सबके सामने इसका गेट को ओपन करेंगे और मीडिया जाएगी अंदर। सबके सामने ईवीएम निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए सब कुछ क्या है, सील में बंद है। अब खोला जाए, ईवीएम की काउंटिंग किया जाए और जितने लोग चुनाव में खड़े हैं सब लोग देखते रहेंगे। ईवीएम की काउंटिंग चालू। इसके बाद काम शुरू हुआ 20 कन्याओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज। अभी आपको बता दे, पटना से आगे चल रहे हैं खटमल छाप। अभी ताजा खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर से गधा छाप निकल चुके हैं। नहीं समझ में आ गया? धाए धाए यहाँ पे तले को दौड़ल आएगी। यहाँ पे आपको अभी अपडेट दे, कफन छाप जीत चुका है। मार दिन भर पगले ले रहेगा सब, दिन भर पगलाया रहेगा सब। यहाँ पे उन सबको क्या जाता है यहाँ पे? वो काम किसका चालू हो गया? 20 कन्याओं का। इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने वाले मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले कहते हैं हमारे सूत्रों से पता चला है कि फलाना आदमी जीत रहे हैं, इन्हें जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों। और जब हार जाता है तो सवाल उठाता है ईवीएम ही गड़बड़ है। समझाया? तुम कौन होता है रे बोलने वाला? किसका ईवीएम से कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये निर्वाचन आयोग नहीं बता सकता है एक दिन पहले तक। जिसके पास पूरा वोट मशीन पड़ा हुआ है डीएम, उसको नहीं पता कि अंदर कितना है। तो ये सारा नौटंकी कौन किया? मीडिया वाले। यहाँ पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है ये सब चीज की ओर। नहीं समझे? हाँ, ईवीएम हैक बोलता है तो कैसे पता चला कि मतलब हल्ला कर दिया यहाँ पर? किसी को दिक्कत? स्ट्रांग रूम में गायब कर दिया सब। तब स्ट्रांग रूम में उड़ा दिया तो तब क्या होगा? हाँ, कहेगा हम यहाँ के इंचार्ज निकले यहाँ से। हमारा कमांडिंग अफसर जब तक नहीं बोलेगा यहाँ इंचार्ज और एसपी डीएम हमारा ना बुझाता है। समझा गया कि नहीं? क्यों? कोई इंसान अपने इमीडिएट सीनियर से डरता है। इमीडिएट सीनियर। अब जैसे पटना में, पटना डीएम हम लोग की इमीडिएट सीनियर है। मुजफ्फरपुर डीएम भी डीएम ही है, बट इज नॉट इमीडिएट सीनियर।
उनके घुसियाने से कुछ नहीं होने वाला है तब तक जब तक वो ट्रांसफर करा के पटना ना आ जाए। क्या होगा मुजफ्फरपुर के डीएम, लेकिन पटना डीएम जिस दिन घुसी आ गया, बिहार से नीतीश कुमार अपना समर्थन खींच दे तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो उस कंडीशन में सरकार के पास अल्पमत आ जाएगा और बहुमत नहीं दिखा पाएगी। बहुमत वर्तमान 273, बट उतना सीटें अकेले नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा भाई, आपको गठजोड़ करना पड़ेगा। और अगर गठजोड़ नहीं हो पाया तो 5 साल नहीं चल पाएगा, फिर बीच में सरकार टूट जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, चुनाव। उसी क्या कहेंगे, मध्यवर्ती चुनाव। क्या कहेंगे, मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव ये 5 साल में होता है या 5 साल से पहले होता है? गठबंधन टूटने पर, गठबंधन टूटने पर, गठबंधन टूटने पर होता है। क्या होता है, गठबंधन टूटने पर होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 5 साल से पहले होता है और गठबंधन टूटने पर होता है। अमूमन ये देखा जाता है गठबंधन टूट जाता है तो क्या करना पड़ता है, मध्यवर्ती चुनाव। अब ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2.5 साल पे होता है, 6 महीना पे भी हो सकता है मध्यवर्ती चुनाव, 1 साल पे भी हो सकता है। समझा गया? 4 साल सरकार चला फिर मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा गठबंधन कितना दिन है। समझ गया? सर वीवीपैट क्या? अभी ईवीएम वीवीपैट M3 पे पहुंचेंगे। अभी यहीं रहो, ठीक है? हम एक एक करके सब बता देंगे, आपको कोई भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ यहाँ पर, उसी सब चीज हो जाएगा। बट एक इत्मीनान से आप पहले चलते चलिए यहाँ पर, ठीक है? वो एक लेवल होता है कि आप ये समझ गए तब ये वाला चीज अच्छा समझ में आएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग सब देखेंगे। ये तो समझ में आएगा। उपचुनाव क्या होता है भाई? देखो उपचुनाव में ये ना, उपचुनाव बाई इलेक्शन, उपचुनाव बाई इलेक्शन होता है यहाँ पे। ये मिड टर्म इलेक्शन हो गया, ये जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन। ये प्रॉक्सी तो ऑटोमेटिक इंग्लिश है, प्रॉक्सी। सपोज कीजिए कि कोई विधानसभा है, जैसे यूपी देख लीजिए, यूपी में विधानसभा भी है। यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। बिहार में 243। अब देखिए, ऐसे देखो, यूपी में 2022 में इलेक्शन हुआ, 2022 में। अगला कब होगा? 2027 में। 2027 उस एरिया का कोई बात उठाने वाला है कि नहीं? रहना चाहिए वहां पर। तो अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो उस एरिया का कोई बात नहीं उठाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर हम डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं तो क्या कहा जाता है कि जितना सीटें खाली हुई हैं उसको चुनाव करा लीजिए। जितनी सीटें खाली हुई हैं उसका क्या कराना है? चुनाव करा लेना है। तो इसी खाली सीटवा को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते। क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। जैसे बिहार में तो 2025 है। अब समझो बिहार में क्या हुआ था, 2024 में इलेक्शन हुआ किस चीज का? लोकसभा का। लोकसभा का किसका? लोकसभा का। बिहार में 4 ऐसे विधायक थे, 4 विधायक। एक कह रहा है कि पलटी मार दिया, कोई विधायक पलटी नहीं मारा यहां। ये 4 विधायक क्या किया, सब ऑलरेडी विधायक रहते हुए, ये 4 विधायक ऑलरेडी विधायक रहते हुए, देखिए कि भाई ये विधायक जो थे 4, मतलब टोटल कितने विधायक है बिहार में? ये कब चुन के आए थे? हाँ, 2020 में। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई हम तो विधायक बन चुके हैं, 24 के लोकसभा में वो विधायक रहते हुए लोकसभा का टिकट चुनाव लड़ लिए। ऑलरेडी क्या है? विधायक हैं, लड़ लिए किसका चुनाव? लोकसभा। इत्तेफाक से जीत भी गए। अब वो कहां चले गए? लोकसभा। अब उनका 4 सीट खाली हो गया बिहार में। खाली हो गया कि नहीं हो गया? अब उनकी जगह चुनाव होगा कि नहीं? तो वो चुनाव क्या कहलाएगा? उपचुनाव। क्या सभी सीटों पे हो गया? जितना खाली हुआ था बस उतना पे सभी पे होगा? जितना खाली हुआ है उतने पे। तो बिहार में अभी उपचुनाव कितने सीट पे हुआ था? कितना सीट पे? 4 सीट पे हुआ था उपचुनाव यहाँ पर। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर इमामगंज में था, बेलागंज में था, रामगढ़ में था। चुनाव हुआ था अभी नवंबर में हुआ है, 1-1.5 महीना पहले। नवंबर में हुआ है, 1-1.5 महीना पहले। समझ में आ गया? तो बिहार में उपचुनाव हुआ कि नहीं? कितने सीटों पे? हर जगह ऐसा होता है। यूपी में भी हुआ था, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी जैसे बिहार में तो कई बार 2020 में हो गया उपचुनाव,
जब कोरोना आया तो उस समय, जब कोरोना आया था उस समय कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना में। एक मंत्री भी थे, उस समय मृत्यु हो गई थी मंत्री रहते हुए भी। तो कोरोना में ही थोड़े पहचान रहेगी कौन सा मंत्री है कौन क्या है, समझ में आ गया कि नहीं। एक मंत्री थे, पता नहीं आप लोग के एरिया में होंगे, मेवालाल, शिक्षा मंत्री रहे थे कि क्या रहे थे 2020 के टाइम पे, कोरोना का टाइम था, अभी हमको 5 साल हो गया। तो ऐसा बहुत सारा हो जाता है कि कई बार मतलब किसी बीमारी से या किसी कारण से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जितना खाली हुआ उतने पे चुनाव होगा, बाकी पे नहीं होगा। अच्छा अभी समझो इसमें चुनाव आयोग भी कुछ कोई डिसीजन ले लेता है, जैसे 2020 है, बिहार की बात करते हैं, अभी 2025 चल रहा है, अब 25 में इलेक्शन है, समझा गया। अगर जनरल इलेक्शन बिहार में कब होगा, 25 में। आम चुनाव कब होगा, इससे पहले कब हुआ था, हमारे यहाँ 2020 में इलेक्शन हुआ था, कितने लोग आए थे, 243 आए थे। अब इन सब का चुनाव, आम चुनाव कब होगा, 2025। अब बीचवा में अभी क्या हुआ है, बिहार में 4 सीट पे क्या हुआ है, उपचुनाव। तो क्या इनको 5 साल का टाइम दे देंगे, चल जाएगा 2029 तक, पूरा खेलेगा बढ़ा देगा। पता चला कि चुनाव होते रहेगा, हम तो हे में आए थे, हम तो, उससे कोई मतलब नहीं है। उपचुनाव होगा तो आपको मतलब नहीं है, वापस फिर आके किसमें मिल जाना है, जनरल इलेक्शन। तो जो अभी उपचुनाव हुआ है 1 साल के लिए होगा, मतलब बिहार में जो नवंबर में इलेक्शन में जो जीत किया गया अगले साल तक रहेगा, खूब से खूब, इससे ज्यादा तो नहीं रहने वाला है। तो उपचुनाव होता है, उपचुनाव में अमूमन देखा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है वो जीत जाते हैं, लेकिन ये कोई नियम थोड़े है जिसकी सरकार रहेगी, वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे, समझा गया। तो पब्लिक पे डिपेंड भी करता है। और जिस आपके यहाँ कैसी फिल्में चल रही हैं, कैसे गाने बज रहे हैं और कैसे राजनेता आपके यहाँ से चुन के आ रहे हैं, ये वहां के लोगों की मेंटेलिटी को दर्शाता है। बीजेपी, भाजपा, माकपा, जेडीयू, आरजेडी, कोई आए हमको मतलब नहीं है, हमको है कि हम देश के प्रति रहेंगे। वहां ऐसा नहीं है, वहां चाइना के, वहां किसके प्रति है, कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पार्टी जो करेगी वही हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ भी पार्टियों के अलग अलग होते हैं, हर पार्टी का अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो कब चुना जाता है कब बदल जाता है किसी को नहीं पता चलता है। कोई वोट डालने जाता है, हाँ। एक समय था जब 2014 में, एक समय था कि जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे ना 2014 वाले, राजनाथ सिंह के बाद ये दे दिया गया अमित शाह जी को, अमित शाह जी के बाद जेपी नड्डा को, ये उनकी पार्टी है, वो समझे। एक समय था कांग्रेस के अध्यक्ष, कभी सोनिया गांधी, तो कभी सिंधे साहब थे, फिर कभी साउथ वाले, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, जिसको देना चाहे। ये पार्टी इलेक्शन है, कोई देश का इलेक्शन तो है नहीं, नहीं समझे, कहीं भी हो सकता है। जेडीयू में देख लीजिए, तो कंजर्वेटिव को आने की संभावना बहुत ज्यादा रह जाएगी। लेकिन अगर भारत जैसे देश में बात करिएगा तो यहाँ हम लोग का वोट करना ये वैल्यू खत्म हो जाता है। हम लोग आते हैं बहुदल प्रणाली में, बहुदल प्रणाली, इसमें ना कुकुरमुत्ता की तरह पार्टियां हैं, नहीं समझे, इतनी ज्यादा पार्टियां हैं कि आप समझो 36% वोट जो पा गया वो प्रधानमंत्री है। अब आप 100% में देखो, 36% जिसके पास आ गया वो क्या बन जाता है इंडिया में, पीएम। लेकिन इसका उल्टा सोचो, 64% लोगों ने नहीं पसंद किया। अगर मोदी जी को 36% वोट है तो 64% लोगों ने अलग अलग को वोट दिया है। 36 से 64 कितना हो गया, 100। लेकिन बहुदल प्रणाली का नतीजा देख रहे हो। अच्छा ये नहीं कि आप ये मत सोच लेगा कि मोदी जी के लिए कर रहे हैं, इतने मनमोहन सिंह को 32 था, तो उस मेंटेलिटी के लोगों को खींच लेगा, 2 सीट निकाल लिया, काम खत्म। अब प्रोटोकॉल में आ गया, चलो भैया एयरपोर्ट चल रहे हैं, सड़क पर चलेंगे, खाली कराओ, हो गया कि नहीं हो गया। तो व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। तो छोटी पार्टियों का देखना ना, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं रहेगा, कोई बड़ा उद्देश्य देखे, कोई बड़े लेवल का ना, ये सब नहीं होता है यहाँ पे। नहीं समझ आ गया। भारतीय पार्टी है एक इंडियन पार्टी, जैसे गैस सिलेंडर कैसे आता है, भारत और इंडियन, मेनली भारत में 2 गैस सिलेंडर आपको मिलेगा, एक इंडियन एक भारत। हालांकि प्राइवेट वेंडर भी अब आ गए। तो सपोज कि ये 2 तरह की पार्टी रहती इंडिया में, बहुदल प्रणाली नहीं रहती। अभी के दौर में देखो बहुदल प्रणाली है, एजुकेशन पे 18% जीएसटी है, पढ़ोगे तो तुमको जीएसटी कितना देना है, 18%, और सोना खरीदोगे तो 3%। कितना बैल व्यवस्था है हमारे यहाँ, इससे घटिया कोई व्यवस्था हो सकती है कि आप अगर पढ़िएगा तो कितना टैक्स दीजिए,
और जान के ताज्जुब होगा, फिल्म देखिएगा भी तो 18%। यानी इंटरटेनमेंट और एजुकेशन एकमात्र देश है भारत में जिसे बराबर समझा जाता है। मतलब फिल्म देखो या पढ़ाई करो, बात बराबर ही, 18% टैक्स दे दो। इससे बेशर्मी कुछ हो सकती है? कुछ बेशर्मी नहीं हो सकता। सोना पे कितना परसेंट? सोना कोई एसेंशियल चीज नहीं है, ये आपका लग्जरियस आइटम में आ रहा है, उसको 28% मारो यार, जाओ जिसको महंगा खरीदना है जाओ। यहाँ पे एजुकेशन एसेंशियल चीज है ना यहाँ पे। तो आप चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे कि 18% जीएसटी को आप 0% कीजिए, एजुकेशन पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, तो बहुदल प्रणाली में नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है बहुदल प्रणाली अच्छा है कि द्विदल प्रणाली अच्छा है? आज तो बुझेबे नहीं करता है, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं बहुदल है कि ठीक है। यहाँ पे उस समय कैसा होगा? तो जब आप व्यवस्था के खिलाफ लड़िएगा ना तो आपको साइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग को देखिएगा ना, आप किसी से भी पूछेंगे यहाँ पे खान सर को, तो वो जी अब हम लोग की किस बात की मेन है कि भाई आप फीस कम लो। फीस हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर गुरु दक्षिणा है। आपका एक सिस्टम जितना में चल जाता है आप उतना फीस लो। तो इसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। रजिस्टर्ड पार्टी को उतना कुछ अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन जब यह रजिस्टर्ड पार्टी चुनाव लड़ती है तो ये उस राज्य में क्या बन जाती है? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी के बाद क्या बन जाती है? क्षेत्रीय पार्टी। पहले क्या बनी? रजिस्टर्ड पार्टी, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी। रजिस्टर्ड पार्टी के बाद क्या बन गई? क्षेत्रीय पार्टी। समझ में आ गया? क्षेत्रीय पार्टी जैसे बनेगी प्रोटोकॉल में आ जाएगी, उसका एक ऑफिस देना पड़ेगा, उस ऑफिस का किराया नहीं लगेगा, उसको प्रचार, उसको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे, कितने पैसे खर्च कर सकता है, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर सकता है। हेलीकॉप्टर से प्रचार करना समझ रहे हो? 6 लाख रुपया घंटा लेता है हेलीकॉप्टर वाला। 6 लाख रुपया घंटा, 1 घंटा का 6 लाख रुपया लेगा। समझ गए? आपके गांव में उतरा, 1 घंटा के लिए 6 लाख रुपया ले लिया। क्या लग रहा है आपके गांव में विकास हो जाएगा? लोग भी जाते हैं नेता सुनने नहीं, हेलीकॉप्टर देखने। दिखना नेता जो चल जाएंगे ना गांव में चर्चा होगा, मैं पिछुआ हुई एगो पंखी रहो, पिछुए को घूमतो हेंगन घूमतो, दरवाजा ना हेंगन ना खुलतो, सरकैला पे खुलतो। सब गांव में यही सब चर्चा होता है। हेलीकॉप्टर नेताजी क्या बोले इतना कौन ध्यान देता है? गांव में लोग क्या देखने आते हैं? हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। पूरा गांव हल्ला हो जाता, ओरी आ गई लो रे। और ये बात नेताओं को भी पता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर जानबूझ के बुक करते हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा आ जाएगा यहाँ पर। नहीं तो 200 रुपया दे के समोसा चाय खिला के बुलाना पड़ेगा, आओ 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 भाषण सुनने आओ। और ऐसे हेलीकॉप्टर कर देंगे तो सबका सब चलाएगा। यहाँ पे छोटा बच्चा सब आ जाएगा, हाँ हेलीकॉप्टर यहाँ पर। उसमें 2 भीड़ हो जाएगी, एक वो आगे रहेगी नेता को सुनने के लिए, बाकी से हेलीकॉप्टर वाले देखेंगे। जिस दिन अगर आप लोग ने एक राष्ट्रीय महिला पार्टी बना लिया, महिला की बात कहेगी, नहीं समझे? आपकी लड़ाई जब भी कोई दूसरा लड़ेगा तो अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है, आपकी लड़ाई भी लड़ रहा है। यार आप लोग तो अभी ये सब छोटा मोटा चीज है, अभी तो आप लोग कपड़े में बिजी हैं लोग कि हमको आजादी होना चाहिए ये सब का। महिला सब में देखिएगा ना, सबसे बड़ा मुद्दा में यही सब में जब बात करिएगा 4 ठो मुद्दा को उठा के तो यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे यार इससे आगे बढ़ो, मॉडर्न ये होना चाहिए, मॉडर्न बनो। कौन मना किया है मॉडर्न बनने से? नहीं समझ में आया? पायलट बनिए। महिलाओं ने कितना अच्छा पायलट का पूरा एविएशन तो महिलाओं ने ही संभाल के रखा। या तो वोट का शर्त है या तो सीट का शर्त है, तो आप अलग अलग कर लीजिए, वोट का शर्त या सीट का शर्त, या तो मिक्स कर लीजिए। दूसरा कोई ऑप्शन है? नहीं है यहाँ पे। तो बताइए, अगर हम केवल वोट की बात करें, क्षेत्रीय पार्टी आ गए यहाँ पे, हटा देते हैं इसको, ठीक है। केवल अगर हम वोट की बात करें, अरे क्वेश्चन सुन लो, कौन सी के 8%? तुम्हें कैसे पता? हम विधान सभा पूछेंगे। आंसर पहले देता है सब। कहता क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आंसर से मैच करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे चुनाव चिन्ह भाई छाप लिख रहे हो, कुछ भी रखना है चुनाव चिन्ह रख लो, उसमें क्या है? आपको रखना रहता तो क्या रखते? अखंड भारत का चिन्ह। समझ में आ गया? म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक यहाँ पर, क्योंकि देश का नक्शा रखने नहीं देता है। इस साल अगर कोई भी आदमी चुनाव में कहेगा कि 5 किलो भात, तो कहना कि 5 किलो दाल दे दे। तो जब महंगा चीज खरीद लो, सस्ता हम बांट दे। तो दाल चावल के जगह सरसों तेल और अरहर दाल। दूसरा अगर कह देगा वोट, कितना वोट, तो वोट होना चाहिए आपका लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा या विधानसभा में 6%। कितना परसेंट? 6%। अब यहां एक मामला फंस जाता है, समझना ध्यान से।
यहाँ क्या मामला फंसता है, क्योंकि उसने कहा है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए आपका लोकसभा में भी 6% आएगा तो भी चलेगा, अब विधानसभा में 6% आएगा तो भी चलेगा। अब जरा याद करो, अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो विधानसभा में 8% चाहिए, विधानसभा में 8% चाहिए। तो यहां कह रहा है नेशनल पार्टी बनना है तो लोकसभा में नहीं ला पाए तो विधानसभा में लेते हैं कितना परसेंट, 6%। ये भैया ये तो टफ बनाने की जगह आसान बना दिया। क्षेत्रीय पार्टी में 8% है और नेशनल पार्टी में 6% है, लेकिन ये 6% 4 राज्यों में होना चाहिए। कितने राज्यों में? इन्हें कि एक के राज्य में 6% ले दिए हैं, ऐसा नहीं है, 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, 6%। बस यही इसको क्या बना देता है, टॉप बना देता है। और 4 राज्यों में आप 6% वोट ला दिए, इसका मतलब आपको एज ए पार्टी सीरियस कैंडिडेट रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। यही 3 आपको याद रखना है और इसमें भी इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। देखो हम ऐसा तुम्हें बताते हैं, जैसे पूछेगा कि क्षेत्रीय पार्टी के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन सी पे लिखा रहता है 8% वोट, तुमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी जब भी पूछेगा तो 8% पूछेगा और नेशनल पार्टी पूछेगा तो 6%। बाकी सब कहानी है, पूछता उछता नहीं है, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा दिए। जिसका रिजल्ट लेना होगा वो याद रखेगा, नेशनल पार्टी के लिए 6% और क्षेत्रीय वाले 8। जब नेशनल पार्टी पूछेगा तो 6% ऑप्शन बी पे लिखेगा और जब ये क्षेत्रीय पार्टी पूछेगा तो ऑप्शन सी पे लिखेगा 8%। बाकी तुम अपना समझते रहना कि अगर सीट कहेगा, क्षेत्रीय पार्टी के लिए सीट कहा तो 3%, वोट कहा तो 8%, वोट और सीट दोनों कहा तो 6% प्लस 2 सीट, ये तो क्षेत्रीय का हो गया। राष्ट्रीय के लिए 4 अलग अलग राज्यों में क्या होना चाहिए, हाँ क्षेत्रीय पार्टी होना चाहिए। लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2%। अच्छा ये 2% सीट में भी तो अब जेडीयू को तो हो ही जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी लेकिन नहीं है। 12 सीट है ना जेडीयू को, इस बार लोकसभा में कितना सीट है, 12 सीट। हमारे यहाँ लोकसभा में निकालो कितना, 543, इसका निकालो तो 2% निकालते हैं, तो इसका 2% निकालते हैं तो 11 हो जाता है। क्या हो जाता है, 11। अब लो भैया जेडीयू को तो 12 है, 2% का मतलब होता है संख्या में 11 सीट। बिहार में जेडीयू को तो कितना है, 12 सीट, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। फिर चिपका देगा कितना राज्य में, कितने राज्य में चिपका देगा, आप 11 को सीट वाला लाइए, 11 को लाइए, 12 को मत लाइए। कितना लाइए, 11 को लाइए, लेकिन कितने राज्य से लाइए। तो इसमें ना कंडीशन ये राज्य वाला जो लगा देता है ना, क्षेत्रीय पार्टी होना चाहिए तो 4 को में, 2% सीट लाइए तो 4 राज्य में, 6% वोट लाइए तो 4 राज्य में, तो सब में चिपका देता है क्या चीज, 4 राज्य, इसीलिए टफ हो जाता है। और ना बिहार की पार्टी जेडीयू चाचा जी की, नीतीश कुमार के तीर है बस, तीर धनुष तो झारखंड में चल जाएंगे फिर तो। हेमंत सोरेन क्या है ना वो तीर धनुष, अपने यहाँ तो केवल तीर है, यहाँ पे आरजेडी का लालटेन। और बाकी बहुत सारी बिहार में भी क्षेत्रीय पार्टी को देखिएगा, रिकॉग्नाइज पार्टी में बहुत देखिएगा, रिकॉग्नाइज पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी तो बहुत ज्यादा है, हर जाति की अपनी अपनी एक पार्टी है बिहार में। झारखंड का है या बिहार का है तो अपने राज्य में कुछ वोट ला दो भैया 6%, बाकी छोटा छोटा तो 4 राज्य पकड़ लो, क्योंकि वहां से 6% वोट लाना इजी है। अब बिहार के पार्टी को यूपी में जाके ले आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अब जैसे यूपी में हाथी छाप, खैर अब तो यूपी में भी मायावती जी की पार्टी में उतना रहा ही नहीं, एक ही सीट निकलता। एक समय था कि भाई पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई हुई थी, अभी तो नहीं है। लेकिन बिहार में अगर आएंगे तो 1 सीट, अब वो भी नहीं है, एक ही सीट निकली थी, बाद में वो भी चेंज हो गई इधर से उधर। तो बड़े राज्यों में 6% वोट लाना टफ है। यही कारण था कि आप देखे होंगे अरविंद केजरीवाल गोवा के इलेक्शन में जी जान लगाए हुए थे। गोवा की जनसंख्या कम है, वहां से 6% लाके क्षेत्रीय 8% लाके क्षेत्रीय पार्टी बन गए गोवा में, और उस आधार पर 4 राज्यों में क्या बन गए, क्षेत्रीय पार्टी। तो नेशनल 4 राज्यों में जैसे क्षेत्रीय पार्टी बन जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो नेशनल पार्टी में बस एक ही है कि हर शर्त के आगे क्या लगा देता है, 4 राज्य। तो कितने % सीट, 2%, शर्त कितना, 4 राज्य में। कितना % वोट, 6%, शर्त कितना, 4 राज्य। कितने राज्य, क्षेत्रीय पार्टी कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, 4, हो गया। समझ में आ गया, कितना सिंपल है। अब पढ़ोगे तो पगला जाओगे, पढ़ो ना, पढ़े थे, पागल कर देगा वो।
हाँ जी, सब राज्य में 6-6%। अरे बाप हो बाप, ये बबुआ को देखो, ये अलगे मैथ लेके घूम रहा है। ये कह रहा है कि अगर विधानसभा में, सबसे आसान देखो, लोकसभा में तो टफ हो जाएगा, विधानसभा में जैसे कोई पार्टी है, वो अपने राज्य में जहां से वो स्टार्ट हुई है, तो ये सोच रहा है अपने राज्य में 5% वोट पा जाएंगे, एगो में पौने 1 पौआ वोट, एगो में पाव भर एगो में, आधा किलो एगो में। अगर दोनों में बोथ कर दे, बोथ मतलब दोनों, अरे तरीका ही, तो वोट कितना, सीट 2 या 2%, 2 सीट, 2 सीट में 2, दोनों तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक शर्त पूरा किए तो क्षेत्रीय पर। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 3700 के आसपास है। हर जगह कहीं ना कहीं अपना अपना क्षेत्रीय पार्टी बना के बैठे हैं लोग यहाँ पे। इतना बड़ा भारत है, तो इसमें बहुदल प्रणाली है जो सबसे बड़ा खराब बात है इस भारत के लिए। द्विदल रहता तो एकदम बेहतर रहता। नहीं समझ में आ गया? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कोई भी नाम रख ले, इंडियन पार्टी, भारत पार्टी, कुछ भी नाम रख सकता है, वो तो डिपेंड करता है वहां नाम का। ग्यारह सीट होता है, 11 सीट नहीं यार, 2% सीट रखो ना, 2%। अब इसको याद रख रहा है 11%। अब 11 सीट काहे लिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 2% सीट होना चाहिए। अब तुम्हारा मन, तुम कन्वर्ट करके उसको संख्या में 11 ला दिए, तो हम क्या करें? हम चाह रहे हैं आसान करके याद कराएं, और ओके खखोर रहा है यहाँ पे, नहीं होता है कि खखोर रहा है। बंदर को घाव हो जाता है ना, जल्दी सही नहीं होता है, देखना ना, इसे घाव हो जाएगा ना जब पपड़ी उपड़ी जमेगा। ओके बकोट के, और फिर ओके हरियर कर देगा यहाँ पे। हम सोच रहे हैं कि इनको क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी इजी याद करा दे, ओके धके खखोर रहा है ऐसे। हम कह रहे भैया लोकसभा में 2% सीट, लोकसभा का परसेंटेज निकाल दिया है 11 सीट, फिर गड़बड़ा ना जाएगा जी। क्षेत्रीय पार्टी का तो समझ में आ गया। अब ये इधर कौन सा देख लेते हैं, नेशनल पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी हिंदी में क्या, अंग्रेजी में नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी, शर्त नंबर 1, क्षेत्रीय पार्टी पहले से होना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। दूसरा शर्त बोलिए, अगर हम सीट कहें तो लोकसभा या विधानसभा का 6%, कितने राज्यों में? बाकी आपको पढ़ने से एगो ये वाला याद कर लेना, एगो ये वाला याद कर लेना, तुम्हारा काम हो गया। बाकी कोई कितना पढ़ते रहे, तो जो रिजल्ट लेने वाले होते हैं सब ना, पढ़ता सब है लेकिन याद रखता है मेन मेन चीज बा। 6% और 8%, लोग राष्ट्रीय पार्टी के लिए 6%, क्षेत्रीय के लिए 8। बाकी डिटेल हम आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड, वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं, नेशनल पार्टी की संख्या अभी वर्तमान में आपको लिस्ट दिया गया है, पूरी लिस्ट दी गई है नेशनल पार्टीज की। अब ये नेशनल पार्टी जो जरूरी नहीं है कि आप इस साल याद कर रहे हैं और आपको 6 महीने बाद एग्जाम हो तो इतना ही रहे। हो सकता है किसी राज्य में चुनाव हो और किसी कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है कि जो 3 राज्यों में क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, तब तक कोई चुनाव हुआ और उसमें निकल गया वो एक और राज्य में क्षेत्रीय पार्टी, तो फटाक से वो क्या बन जाएगा, नेशनल पार्टी। आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा, करंट में एक बार देखते रहिएगा। आगे बढ़े, अब इसमें आपको 6 नेशनल पार्टीज मिलेंगी आपको। अब इसमें सबसे पहले जो पार्टी बनी थी वो कांग्रेस, 1885 एओ ह्यूम ने बनाया था। किसने बनाया था? नेशनल पार्टी बनाते एओ ह्यूम, और अभी वो आजादी के बाद से लेके वो बहुत बड़ी पार्टी रही थी। तो ये हो गया। आप दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी जो है वो बीजेपी, एक बनने के हिसाब से, मतलब बहुत बाद में आई 1980 के, और अभी के टाइम पे तो सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, अभी के टाइम पे। लेकिन जब बनी थी तो 2 ही सीट ला पाई थी, लेकिन अभी के समय में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा इसके कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा सीट भी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी है, और सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है पूरी दुनिया की। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। तो चुनाव बहुत खर्चीला चीज होता है। 1 घंटा हेलीकॉप्टर उड़ाने का 6 लाख रुपया खर्च है, 1 घंटा हेलीकॉप्टर उड़ाने का, और
समझ के चलो कि अगर अभी अगले साल यहाँ इलेक्शन होने वाला है, तुम देखना एक एक के पार्टी के 4 गो हेलीकॉप्टर उड़ेगा, एगो बक्सर की ओर जाएगा, एगो भागलपुर की ओर जाएगा, क्योंकि टाइमिंग तो उतना ही रहता है। तो एक नेता मंत्री 5 गो मंत्री इधर चल जाएगा, 5 गो उधर, 5 गो उधर प्रचार करने के लिए यहाँ पर। तो कम से कम 150-100 करोड़ के आसपास तो आपको हेलीकॉप्टर का बिल चल जाएगा। समझ आया? तो तुम लोग हेलीकॉप्टर खरीदो, चुनाव में भाड़ा पे लगा दो। समझे? देखो बिहार के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बिहार में उद्योग नहीं है। स्विट्जरलैंड में कौन सा उद्योग है जी? नॉर्वे में कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ है? लेकिन दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। आइसलैंड में कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ है? ये आपको बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। पार्टी जो सी है ये अंबानी की है। कहते 200 इसमें आ जा भाई, जितना बताओ उतना हो जाए। 280 पूर्ण बहुमत सरकार, भारत का नाम रिलायंस। नहीं खरीदा जा सकता है? खरीदा जा सकता है। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था यहाँ पर। अब जितना उन्होंने अपनी बेटे की शादी में खर्चा किया, उतना में तो एक राज्य का कुल विधायक लेके चल जाए। एक राज्य का पूरा का कि ये बिहार है, सारा लोग आ जाए यहाँ पे, हमारे हो गए यहाँ पे। तो पैसा और पावर दोनों में डिफरेंस होता है यहाँ पर। क्योंकि जो पॉलिटिक्स में पैसा है ना, आप उसे चोरी छुपे यूज कर सकते हैं, खुल के यूज नहीं कर सकते। आप कोई पॉलिटिक्स वाला आदमी है, थोड़ा इतना पैसा खर्चा कर दे तनी बियाह में अपने बेटा बेटी के, देखिए कल उसके यहाँ रेड हो जाएगा, जनता गरियाने लगेगी, अगली बार चुनाव में हार जाएगा, सफाई देना पड़ेगा, ये है वो है। तो बाप रे बाप, पैसा तो बहुत है भाई, लेकिन खर्चा कहाँ करें यहाँ पर। तो जो राजनेता है ना, उन्हें पैसे का शौक नहीं होता है, हर चीज को अलग अलग शौक होता है। देखिएगा आप में भी सारे बच्चों का शौक अलग अलग होगा यहाँ पर। किसी के पास पैसा आएगा ना तो उसको ना मूवी देखने का शौक होगा, जहां घर से पैसा फटाक से भागेगा मूवी देखने के लिए। किसी किसी को खाने पीने का शौक होगा, ले आज बनेगा पार्टी होगा बढ़िया से एकदम, तुरंत लाओ साग और रोटी चटनी। शाकाहारी लोग यही सब तो खाता है, पनीर, पनीर मशरूम और कटहल, और कुछ आविष्कार किया सभी नहीं अभी। मकैया का छोटका बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न नहीं खाना चाहिए, खास करके शाकाहारी लोगों को। न्यूज चैनल खरीद लो, न्यूज चैनल खरीद लो। न्यूज 18 अंबानी का, एनडीटीवी अडानी का। तनी सताइए, कल से दिन भर न्यूज यही दिखाएगा। प्रधानमंत्री के 20 लाख के चप्पल, पार्टी से जीते हमेशा उसी के लिए रहना पड़ेगा, हमेशा उसी के लिए रहना पड़ेगा। तब क्या होगा? सपोज कीजिए कि वर्तमान में पार्टी ए है, इसके पास 300 सांसद है, ये तो सरकार बना लिया, खरीद बिक्री की जरूरत नहीं पड़ी इधर उधर। पार्टी बी है, इसके पास 200 सीट है, ये तो सरकार नहीं बना पाएगी। ये यहां से आएगा तो क्या लग जाएगा? दल बदल। इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं जो कुछ पैसा के लिए दल बदल लगा दे। अब दल बदल करेगा नहीं, फिर जुगाड़ लगाने लगा सब। इसमें से 100 गो सांसद कहने लगा सब, ए वो जीएसटी लाना चाह रहे हैं क्या? हमारी पार्टी जीएसटी लाना चाह रही है, पैसा दे पैसा दे। हम वोट के टाइम पे तबीयत खराब का बहाना बना लेंगे, घरे चल जाएंगे, बेटी के बियाह पड़ल है, पासे नहीं होगा यहाँ पर। ये तो और खतरनाक हो गया कि पार्टी ए अगर सोच रही है कि जीएसटी कानून लाए, जैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही थी ना, 1 नेशन 1 अटक गया कि नहीं अटक गया? पारित नहीं हो पाया। तो अभी मान के चलिए बहुमत है, क्या है? बहुमत है। और अगर आप चाहते हैं पैसा के दम पर सरकार को कमजोर कर देना, तो उस बहुमत में से इतने लोगों को पैसा खिला दीजिए कि वो लोग बहाना बना दे कि हम वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट है विधेयक पास करने के लिए, उस दिन हम घरे बैठ जाएंगे। जा क्या हो गया भाई? तो नारा उखड़ गया था, बैठ जाए, तबीयत खराब हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा छा गया था, कुछ बहाना कर दे तो विधेयक पास होगा। अगर एब्सेंट मारे तो दल बदल लगा देगा, अगर एब्सेंट मार दिए तो क्या लगा देगा? दल बदल। तनीसा के चक्कर में, छुट्टी के चक्कर में गए काम से हमेशा के लिए। आप एब्सेंट मारिएगा तो पूछ के, और वो अलाउ करेगा तभी आप एब्सेंट कर सकते हैं।
या फिर आप बिना बताए एब्सेंट मार दिए और माफ कर दिया, तभी दल बदल नहीं लगेगा, अदरवाइज में गया दल बदल लेके खा जाएगा आपको। कितना जो जिसने इस कानून को बनाया कितना सोच समझ के बनाया, आप समझ आ गया कि नहीं है। तो दल बदल कब लगता है, जब आप जीतने, पहले तो हारने वालों को कोई पूछ रहा है, हारने वाला एक साधारण व्यक्ति, उस पर कोई कानून नहीं लगता है। दल बदल जीतने से पहले लगता है, जीतने के बाद? जीतने के बाद। अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए तो लग जाएगा। अगर आप मतदान के टाइम पे अनुपस्थित थे तो दल बदल लग जाएगा। तब कहा सके एक काम करो, सुनो, तुम उपस्थित रहना लेकिन खिलाफ वोट दे देना, उपस्थित रहना लेकिन खिलाफ वोट दे देना। तो अगर खिलाफ वोट दे दिए ना, अपने पार्टी के सुझाव के खिलाफ वोट दे दिए ना, फिर दल बदल लगा देगा। फिर क्या लगा देगा? दल बदल। ना तुम्हें मतदान में अनुपस्थित होने की जरूरत है, ना तुम्हें खिलाफ वोट देने की जरूरत है। भाई पैसा लो और अपने पार्टिया को गरियाओ, पैसा लो और अपने पार्टी को गरियाओ। हाँ हाँ पैसा लो, भरपूर पैसा होना चाहिए। अब पार्टी को लेकर गरियाने लगेगा। अभी बताओ, पार्टी उसको रखेगा तो विभीषण हो गया पार्टी के लिए, तो पार्टी उसको बाहर करेगा, तो मजबूरी हो गई पार्टी बाहर करने का। जब पार्टी बाहर कर दी तो दल बदल नहीं लगेगा, पार्टी बाहर कर देगी तो दल बदल नहीं लगे, क्योंकि पार्टी अगर बाहर कर रही है और दल बदल लग जाएगा तो पार्टी बाहर ही नहीं करेगी। आप जाके गठबंधन कर ले तो नहीं लगेगा, गठबंधन करेंगे तो नहीं लगेगा। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री कभी अपनी पार्टी चेंज किए हैं? गठबंधन किए हैं। क्या कभी उन्होंने तीर छाप छोड़ा है? अपना तीर छाप पकड़े रहे हैं यहाँ पे। तो कभी साथ चलना है तो कभी आरजेडी के साथ चलने लगते हैं, यार तुम ठीक नहीं हो। कभी बीजेपी के साथ चल देते हैं, तुम भी ठीक नहीं हो। आरजेडी के साथ चल देते हैं, यार तुम ठीक नहीं हो। अपना अपना है। यहाँ पर लोकसभा में तो अध्यक्ष, राज्यसभा में तो सभा कह देंगे, मना कर देंगे, कल से मत आना हो। क्या है? तो दल बदल लग गया है, अब घरे जाओ, अगले 5 साल बाद चुनाव आएगा, उसी में लड़ लेना है। यहाँ पे कब नहीं लगता है दल बदल? गठबंधन, गठबंधन। अगर गठबंधन हो जाए तो दल बदल नहीं लगेगा। बिहार में गठबंधन हो जाता है। अभी पिछली सरकार जो थी, बीजेपी के पास अकेले इतने सांसद थे कि अपनी सरकार बना सकती थी। इस बार भी उनका टारगेट था 400 पार, लेकिन जनता ने उन पे जीएसटी लगा दिया, 28% जीएसटी काट लिया, तो 400 पार नहीं कर पाए लोग। तो लगेगा दल बदल नहीं। तो इसका मतलब अगर किसी पार्टी में से आप तो सोचते हैं कि कुछ सांसद को खरीद ले या कुछ विधायक को खरीद ले, खरीदना तो शब्द ठीक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, बुला ले, खरीदना शब्द ठीक नहीं है, शब्द ठीक नहीं है, बुला ले। तो आपको ना मान के चलिए कि किसी पार्टी में, अब जेडीयू ही है अभी यहाँ पे, खुशियां मत जाए हमारे समझिए। 12 गो है, अगर इसमें से 2 गो चल जाएगा किसी पार्टी में तो बेचारा अपने लटक जाएगा, क्योंकि उसमें लग जाएगा पार्टी चेंज करने का दल बदल। 2 गो जाएगा तो क्या लगेगा? दल बदल। लेकिन 2/3 चला जाए, 2/3, 4 दूनी 8, यानी 12 गो में से 8 गो निकल जाए। 12 गो में से क्या गो निकल जाए? 8 गो। तब संविधान ये कहता है कि आपका 12 गो में से 8 गो छोड़ दिया हो तो आप ही में गलती है। 12 गो में से 8 को छोड़ दिया तो किसकी गलती है? आप ही की गलती है। अब उस पर दल बदल नहीं लगेगा। समझा गया? तो जो 12 गो वाले हैं कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, चाहे 16 गो में सरकार गिर सकती है, तो 2/3 वाला नियम का ऊपर नहीं पता है। महाराष्ट्र में शिवसेना किधर से किधर चली गई पता नहीं चला। एक समय था कि महाराष्ट्र में सूरज भी उगता था, तो पूछ के शिवसेना से पूछ के, आप लोग अभी तब उस समय बच्चे होंगे लोग। आप लोग ने 1998-99 में कितने छोटे होंगे आप लोग? नहीं थे अब, तब नहीं थे आप लोग। उस समय शिवसेना महाराष्ट्र में सूरज भी उगता था तो पूछ के होता था। आज कहाँ चले गए वहां पे? तो बताइए, अगर 2/3 सदस्य छोड़ दिया पार्टी तो दल बदल है। अब छोड़कर अपनी पार्टी बना ले, जैसे एकनाथ शिंदे ने बना लिया महाराष्ट्र में। छोड़कर क्या बना ले? अपनी पार्टी बना ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपनी पार्टी बना ले तो 2 तरह का हो जाएगा वहां पे। तो 2/3 सदस्य ही निकलना चाहिए, उससे कम निकलेगा तो अपने फंस जाएगा। 2/3 से कम निकला तो खुद फंस जाएगा, क्योंकि उसमें क्या लग जाएगा? पार्टी चेंज करने का।
पहले ये 1/3 था, सुधार के क्या किया गया 2/3, 1/3 मतलब 30% था, धड़ धड़ खींच लिया जाता था, और 2/3 कर दिया तो 66% हो गया। अब खींचना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर पूरा का पूरा खींच लिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा खींच दिया तो और खतरनाक है भैया, 66% खींचना ही तो 100% खींच दिया। तो आप जो ऐसे कह रहे हैं लोग कि ऊपर सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगी, ऊपर बैठे नॉर्मल है लोग यहाँ पे, यहाँ कोई अपना झोपड़ी नहीं छोड़े, सरकार छोड़ देंगे। हाँ, बाकी लोग उनसे ज्यादा ढीठ है लोग, तुरंत यहाँ पे फाइल रेडी होगा, अभी पहुंच जाएंगे लोग यहाँ। तो कितने सीट छोड़ने चाहिए, 2/3। अगर छोड़ के अपनी नई पार्टी बना ले या किसी दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाए, गठबंधन की तब जरूरत नहीं है, शामिल हो जाए तो भी उस पर दल बदल नहीं लगे। बिहार में ऐसा हुआ है 2 पार्टियों के साथ, एक वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की, और ऑल इंडिया ये जो AIMIM है जो पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उन दोनों लोग के साथ हो गया, खेला हो गया। AIMIM पार्टी, अब दोनों लोग के साथ खेला हो गया। वीआईपी में कितनी सीटें थी, 4 थी, एक आदमी की उसमें कोरोना के टाइम पे शायद मृत्यु हो गई थी यहाँ पर, तो बचे थे उनके पास शायद 3। अब ये 5 साल पुराना मामला है, 2020-21 का, अब इतना कितना ध्यान रहता है यहाँ पर, तो आप संख्या में हो सकता है कि एक आध आगे पीछे हो जाए यहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा। बचा कितना, 3, 2/3 के लिए कितना चाहिए, 2। अगर 3 में से 2 को घसक गए और किसी पार्टी में चले गए या कुछ भी हो गया तो दल बदल लगेगा, ये तीनों का तीनों बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया, बिना साम्राज्य के राजा रह गए, राजा हैं बस सेना नहीं है। पहले कितना सेनापति थे, 3, सब कौन खींच ले गया, बीजेपी ले, दल बदल लगा नहीं, क्यों, 2/3 है। अच्छा, एक ठो गया रहता तो लग जाता, अब लग जाता है यहाँ पे, पूरा का पूरा है जब अजगर की तरह घोट गया लोग। जा मुकेश सहनी बेचारे परेशान, हम क्या करें यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है। राजनीति में एक ही चीज निश्चित है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, नहीं समझे, यहाँ कब कौन क्या बोल देगा किसी को नहीं पता है। बाप रे बाप, अभी कितना रूल है पार्टी चेंज करने के लिए। अब कोई भी इंसान अपना 2/3 सदस्य को जाने देगा, नहीं जाने देगा। यहाँ पे पार्टी अध्यक्ष से माफी मांग ले और वह माफ कर दे, माफी नहीं मांगे, माफ कर दे, 15 दिन के अंदर क्या कर दे, माफ कर दे। माफी मांगने में क्या जाता है, तब तो धाए दे विपरीत सरकार गिरा के सॉरी बोल देगा सब। नहीं समझ में गया, गजब हो गया सरकार। एक फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर नहीं समझते हैं, ब्रिज वगैरह तो नदी उदी के ऊपर बनाया जाता है, फ्लाईओवर किसी सड़क वड़क के ऊपर। तो एक तो कोई महिला थी, एगो साइकिल वाले को मार दी, वो बेचारा पुलवा के नीचे गिर गया। 2 थे सब साइकिल पे पीछे बैठे थे, तो गरीब इंसान साइकिल लेके चलता है, मारी में एगो पीछे वाला चल गया नीचे, एगो बच गया वहां पे, निकल के सॉरी बोल रही थी, अरे वो चल गया, और उसको क्या बोल रही थी, सॉरी भैया सॉरी। कौन सा संशोधन था बाबू, 52वां संविधान संशोधन। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, अनुसूची 10, अनुसूची 10। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। किसी को दिक्कत, ये बेवकूफ कर रहा है, ललन सिंह को हटा दिया। ललन सिंह अभी पंचायती मंत्री हैं जी, अब वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष से हटाए तो पार्टी अध्यक्ष से क्या मतलब बनता है, सरकार सदस्य से न होना चाहिए जी। 1967 में, 1967 में ये हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में, हरियाणा में क्या हुआ था, एक पलवल जगह है, अब ध्यान से, पलवल है या कौन सा जगह को गोली मारू से क्या मतलब बनता, पलवल जगह था वहां पर। वहां के विधायक थे गया राम, विधायक का नाम क्या था, गया राम, नाम क्या था, गया राम। ये कांग्रेस के विधायक थे, किसके थे, कांग्रेस के विधायक थे, ठीक है। और उस समय 67 में, आप लोग 67 में नहीं होंगे, थे आप लोग 67 नहीं होंगे, आप लोग 67 में नहीं थे। जनता पार्टी की सरकार थी, किसकी थी, जनता पार्टी। हालांकि जनता पार्टी टूट गई,
जनता पार्टी के टूट गए। और इस तो गाना नहीं है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो जनता पार्टी से इतनी पार्टी निकली सब, एगो निकली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, इससे इतना टुकड़ा हुआ, जितना टुकड़ा बिखरा हुआ दिख रहा है ना सब इसी का है, जनता पार्टी का। तब आप लोग नहीं थे उस 67 में। तो देखिए ध्यान से, तो वो किस पार्टी से थे बाबू? कांग्रेस। जीत गए थे किससे? कांग्रेस से जीते थे। सुबह सुबह वो चले गए जनता पार्टी में। कहां चले गए? जनता पार्टी में। उधर कुछ मिला होगा, चले गए जनता पार्टी में। 1 घंटा बाद जनता पार्टी से वापस आ गए कांग्रेस में। फिर 6 घंटा बाद शाम को चले गए जनता पार्टी में। कहां चले गए? जनता। रात को फिर आ गए कांग्रेस में। एक दिन में 4 बार बदल दिए थे। नहीं समझ में आ गया? तो कांग्रेस का जो उस समय के कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष थे, जब भी पार्टी बनती है तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जिसके पास में पूरी पार्टी होती है, और एक होता है कि प्रदेश अध्यक्ष होता है। तो क्या चीज हो रहा है उस प्रदेश में, उसकी जिम्मेदारी उसी की होती है। तो मीडिया ने कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम। नाम क्या था उनका? तो जब गया राम आया राम हो गया, गया राम क्या हो गया? आया राम। तो एक स्लोगन हो गया, गया राम आया राम। नहीं समझ आया? कोई ज्यादा देर नहीं टिकता था, अरे तो गया राम आया राम है यहाँ पे। इस तरह से पार्टी चेंज किया जाता है वो। हाँ, मान के चलिए इधर होंगे यहाँ पे 2 करोड़, अच्छा ठीक ठीक 2 करोड़, 4 करोड़ रखो, 4 करोड़, 6 करोड़ यहाँ पे। आपका वोटवा इसी में रहता है, यहाँ पे आपका वोट क्या हो जाता है? इसमें आ जाता है। तो ये आपका मेमोरी यूनिट, इसी में सारा वोट रहता है। वो तो बस बटन दाबने के लिए होता है। लोगों का कहना था ना कि हम किसको वोट दे रहे हैं पता नहीं चलता है। कई बार कहेंगे लोग ना, कोनो बटनिया टीपो, कोनो बटनिया टीपो, वोटवा जैतो है करे। गांव में इसे बड़ी हल्ला होता है, कोनो बटन टीपो, पीक पीक बोल, तो पीक पीक बोलता है बटन वाले में, कोनो बटन टीपो वोटवा जैतो है के। तो भाई पब्लिक परेशान एकदम, या क्या होगा। निर्वाचन आयोग तब एक और बक्सा ठोक दिया यहाँ पे, एक तो बक्सा बोयाम बराबर रख दिया, इसका नाम रख दिया वीवीपैट। क्या नाम रख दिया? वीवीपैट, वोट वेरिफिकेशन ऑफ पेपर ऑडिट ट्रायल। अब जैसे आपने इसमें किसी को वोट डाला, तो आप यहाँ बटन दाबे, गधा छाप। किसको दिए? गधा छाप। तो गधा छाप यहाँ पे गधा बना रहेगा, उसका नाम रहेगा, यहाँ वोट डाल दिए गधा छाप। तो वोटवा इसमें जाने से पहले इसमें जाएगा, और ये स्क्रीन है, यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने गधा छाप को वोट दिया है। और फिर एक पर्ची आएगा, रसीद, जैसे कैसे मॉल में से खरीदते होंगे कुछ भी चीज, एटीएम से एगो रसीद आता है ना, तो ये आपको दिखेगा रसीदवा यहाँ पर कि आपने इसको वोट दिया है। और फिर वो रसीदवा कट के आई बक्सवा में जमा हो जाएगा, नीचे बक्सा है, इसमें कट के चला जाएगा, और तब इसमें वोटिंग आपकी हो जाएगी। यानी इस वोटिंग आपकी कितने जगह है? 2 जगह, कागज से इसमें है और इलेक्ट्रॉनिकली इसमें। गिनना इसको आसान है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन का गिनती होगा, इसको निकालेगा, बटन टिपेगा, धर धर आ गया गिनती चालू, आयकर एक को पर्ची मिलाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अगर चुनाव में आपको लगता है धांधली हुई है, तो जिसको लगता है कि उसका वोट धांधली हुआ है, तो उसको एक फिक्स अमाउंट देना चाहिए कि भाई इतना लाख रुपया जमा करो, भाई बक्सा में अपने से जांच करा लो कि अगर इसमें कह रहा है कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें कह रहा है 5000 वोट है, और आपको लग रहा है नहीं हमको 7000 मिला है, तो बक्सवा खुलवा लो ये वाला, क्योंकि पर्चिया तो कट के इसी में गया होगा। यहाँ पर दोनों क्रॉस मिला लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मिला लीजिए, काम खत्म हो गया यहाँ पर।